उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम बेस्ट लैंग्वेज में एकदम जबरदस्त धांसू मूड में सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला आपका। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक ज्ञात करिए। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग अनुनादी परिपथ, जिसको हम लोग रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं, रेजोनेंट माने होता है अनुनादी, सर्किट माने परिपथ। तो परिपथ, तो रेजोनेंट सर्किट होता क्या है ये देखिए। तो पहला रेजोनेंट सर्किट, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को विभिन्न आवृत्तियों के धाराओं में से किसी विशेष आवृत्ति की धारा जो इससे प्रवाहित होने देने के लिए अथवा प्रवाहित न होने देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं तथा यह विशेष आवृत्ति को उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। देखिए ये तो थ्योरी आपको एकदम पढ़ के सुना दिया गया है, लेकिन इसको अंदर हम लोग घुस के इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई परिपथ है, प्रत्यावर्ती परिपथ है, उसमें से विभिन्न आवृत्ति की धाराएं जा रही हैं, तो उस विभिन्न आवृत्ति की धाराओं अगर जा रही हैं तो उसमें से हम किसी पर्टिकुलर, किसी फिक्स, किसी विशेष आवृत्ति की धारा को क्या कर देते हैं, उससे होकर प्रवाहित होने देते हैं तथा प्रवाहित होने नहीं देते हैं। किसी विशेष आवृत्ति की धारा को क्या करते हैं हम लोग चूज करते हैं, यह परिपथ से होकर जाएगा या नहीं होकर जाएगा, उसको हम लोग चूज करते हैं। तो ऐसे ही इसी को कहते हैं हम लोग क्या, अनुनादी परिपथ। इस मतलब जो विशेष पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो करंट है, धारा है, वो किस रास्ते से होकर जाएगा, किस परिपथ से होकर जाएगा, वही परिपथ कहलाता है अनुनादी परिपथ। इस विशेष आवृत्ति को क्या कहते हैं, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति इसी को कहते हैं। अब क्या करा है, श्रेणी अनुनादी के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करिए। मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध माने कंडीशन, शर्त जिसको आप लोग कह लेते हैं। तो देखिए श्रेणी अनुनादी के लिए परिपथ का प्रेरण प्रतिघात XL तथा धारती प्रतिघात XC बराबर होना चाहिए। दो प्रकार का अनुनाद होता है, एक तो श्रेणी अनुनाद और एक सीरीज रेजोनेंट होता है, एक पैरेलल रेजोनेंट होता है। श्रेणी अनुनाद और समांतर अनुनाद। तो श्रेणी अनुनाद के लिए कंडीशन क्या है, श्रेणी अनुनाद के लिए ये है कि जो प्रेरण प्रतिघात है, जो प्रेरण प्रतिघात है XL तथा जो धारती प्रतिघात XC है, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बात आती है, आप लोग ये नहीं जानते हो कि XL कहते किसको है, XC कहते किसको है। प्रेरण प्रतिघात कर रहा है, जैसे साधारण परिपथ रहता है तो उसमें जो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है उसको कहते हैं प्रतिरोध। लेकिन जब प्रेरकीय परिपथ है, प्रेरकीय परिपथ क्या होता है, ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व लगा, उसको प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। तो प्रेरकीय परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। धारती प्रतिघात क्या होता है, XC। तो अब परिपथ कैसा रहेगा, जिसमें केवल धारिता लगेगी। धारिता वाले में रुकावट बनेगा धारती प्रतिघात, प्रेरण वाले में रुकावट बनेगा प्रेरण प्रतिघात। तो परिभाषित कैसे करेंगे, धारितीय परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में जो आने वाली रुकावट है उसको धारती प्रतिघात कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो प्रेरण प्रतिघात XL है, XL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, XC के बराबर होनी चाहिए। ये नियम होता है श्रेणी अनुनादी के लिए कंडीशन। श्रेणी अनुनाद के लिए यही कंडीशन है कि प्रेरण प्रतिघात की वैल्यू धारती प्रतिघात की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। तो देखिए अनुनादी आवृत्ति, इसका वैल्यू होता है F = 1/F बराबर 1/2 पाई
√LC। ये कहाँ से आता है, चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं अभी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका जो फार्मूला है। इसमें सिद्ध करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हम इसको सिद्ध भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, केवल ये सूत्र रट के गए रहेंगे। तो सूत्र कहाँ से है उसके हम लोग बेसिक में जाएंगे, घुसेंगे छिद्र में भाई। अनुनादी आवृत्ति f की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई √LC। यल को कहते हैं परिपथ का स्वप्रेरण गुणांक। यल है परिपथ का स्वप्रेरण गुणांक, इसको प्रेरकत्व भी लोग कह लेते हैं। C क्या है, परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता। अब ये कहां से आता है, चलते हैं सूत्र को प्रूव करते हैं हम लोग। देखिए तो पहले कंडीशन आपको बताया गया था, XL की वैल्यू XC के बराबर होनी चाहिए श्रेणी अनुनाद के लिए। श्रेणी अनुनाद के लिए होनी चाहिए। आपको एक चीज बताया था मैंने पहले ही, XL बराबर ω/L। ये मैंने बताया था जब LCR सर्किट इससे पहले वाले सेट में हम लोग हल कर रहे थे। XC बराबर क्या होता है, 1/ωc। 1/ωc। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगा, ω/L। XC की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ωc हो जाएगा। ठीक है भैया। अब ओमेगा यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो हो जाएगा ω²L = 1/c। अब हम लोग यल को क्या कर देंगे, नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा ω² = 1/LC। ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, ω² = 1/LC। ω² = 1/LC। अब देखिए चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहां से अच्छे ये ना देखिए, पहले आप लोग ये देखिए, ओमेगा की वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √ में 1/LC हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/√LC, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर होती है। ओमेगा कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और आवृत्ति में संबंध होता है ओमेगा बराबर 2πf। अगर आवृत्ति को f से लेते हैं तो f होगा फ्रीक्वेंसी, नहीं तो n से लेते हैं तो 2πn होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 2πf। तो 2π ओमेगा की वैल्यू 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC। 1/√ में LC। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2π यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2π √ में LC। यहीं से फार्मूला ये उत्पन्न हुआ। f को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ की आवृत्ति। यल को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। C को लगे संधारित्र की धारिता। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए जो 7वां वाला क्वेश्चन है उसका अथवा दिया हुआ है, मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात करिए, जबकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखिए तो इसका सलूशन हम लोग करते हैं। तो पहले करा है मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखते हैं भाई। तो देखिए मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, अथवा कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत एवं तरंग संचरण की दिशा के भी अवलंबवत होते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इतना तो हम लोग कानून पढ़ दिए, पढ़ने से तो आएगा नहीं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिजिक्स जो डीप में जाके एक्सप्लेन कर दिया, बच्चों को जो समझ में आ गया वही मजा है। तो देखिए क्या होता है, बाबू साहब कहे क्या अपनी भाषा में, बाबू साहब माने मैक्सवेल जी, ये कहते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति का विद्युत धारा जो है उच्च आवृत्ति से बदलती है, या
उच्च आवृत्ति के परिपथ में दोलन होते हैं या आवेशित कण त्वरित गति से, मतलब त्वरित गति से गति करता है, तो उसकी ऊर्जा क्या होती है? तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है, मतलब तरंगों के रूप में चलने लगती है। और ये तरंग जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इनको चलने में, इनको चलने में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में दो चीज है, देखिए क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग 9वें से स्पष्ट है, विद्युत धन चुंबकीय, माने इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। देखिए तो ये किससे किससे मिलकर बनता है? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन इसमें एक तीसरा चीज भी होता है, तरंग संचरण की दिशा। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ तरंग संचरण की दिशा भी होती है। देखिए क्या क्या होता है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तो होता ही है, साथ ही साथ तरंग संचरण भी होता है, तरंग संचरण की दिशा भी होती है। अब ये तीनों कैसे होते हैं इसके भी समझाते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, साथ ही साथ ये संचरण के दिशा के भी अभिलंबवत ही होते हैं। फिगर देख लीजिए, अब डायग्राम देखिए इनका क्या है। डायग्राम, ये ऊपर वाला वैद्युत क्षेत्र है, नीचे वाला चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो बीच से निकला हुआ है यह तरंग संचरण की दिशा। क्या है? संचरण की दिशा, तरंग के चलने की दिशा। देखिए तो हमने बनाया है, ये ई है, ये बी है, ये ई है, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। फिर नीचे चलते हैं, ये बी है, यहाँ पहले बी है, ये ई है, फिर बी है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र है। देख रहे हैं परस्पर एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत है ही, साथ ही साथ ये भी परपेंडिकुलर ही है, ये भी परपेंडिकुलर, संचरण की दिशा के भी परपेंडिकुलर ही है, के भी अभिलंबवत होते हैं। फिगर से समझ में आ गया होगा। और क्या कर रहा था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, तो न्यूमेरिकल को लगाते हैं हम लोग नोटेशन से। तो पहली बात देखिए दिया था चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। तो चुंबकीय क्षेत्र शिखर बोले तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? जीरो से, जीरो लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, लेकिन शिखर बोल दिया तो बी के नीचे जीरो। बी जीरो इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात -8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बोला, शिखर मान माने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान, ई जीरो की वैल्यू पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के शिखर मान की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। सी की वैल्यू क्या है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक फार्मूला होता है, आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाइए, आपको विद्युत चुंबकीय तरंग राजन सर ने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला बताया होगा, ई जीरो बटे बी जीरो बराबर सी। लेकिन हमको वैल्यू क्या निकालनी है? ई जीरो की तो हम लोग एक फार्मूला यहाँ से और जनरेट कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी बी जीरो, ई जीरो इक्वल टू सी बी जीरो। क्या हो जाएगा? ई जीरो, सी की वैल्यू क्या है? 3 गुणे 10 की घात 8, वी जीरो की वैल्यू क्या है? 2 गुणे 10 की घात -8। तो ये +8 है, ये -8 है, कैंसिल हो गया। तो ई जीरो की वैल्यू क्या होगी? 3 दूना 6, ये 6 इसका आंसर हो जाए। और यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसकी मात्रक हो जाएंगे, इसका मात्रक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं के पदों में सूत्र व्युत्पन्न करिए। तो पहले देखिए ये पतला लेंस के विषय में बात कर रहा है, और दोनों ओर के माध्यम अगर एक हो तो कौन सा फार्मूला लगता है बाबू? लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर का सूत्र। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र को डिराइव करने के लिए कर रहा है, तो चलते हैं लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखिए फिगर बन गया, हम लोग फिगर बना लिए हैं। ये लेंस दिया है एल लंबाई का, लेंस दिया है एल दिया है लेंस, ये ओ आई डैश है, ये आपका आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित है, ये आपका प्रतिबिंब इमेज बन रहा है, ये इमेज के लिए दिखाया गया आई डैश, ये 2 इमेज, आई डैश माने इमेज है, इमेज। ये बिंदु वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है। ये लेंस के दोनों ओर के ध्रुव क्या कर दिया है? P1 और P2। यहाँ पे 2 माध्यम है, मान लीजिए माध्यम 1 है, माध्यम 2 है।
इसका निरपेक्ष इसका अपवर्तनांक यन दिया है, माध्यम का जो अपवर्तनांक है यन दिया है। अब माध्यम कौन कौन सा है इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हमारा कंसेप्ट और खुलेगा। तो देखिए क्या दिया है कि माना एक पतला लेंस वायु में रखा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2, पहले और दूसरे वक्रता त्रिज्याएं पृष्ठों की क्या दिया है, माना क्या दिया है, देखिए तो क्या है कि माना एक पतला लेंस वायु में रखा है, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है, माना लेंस की मोटाई t है, लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से u दूरी पर रखा है तथा P1 से I डैश की दूरी क्या है, P1 से लेके I डैश की दूरी क्या दिख रही है आपको, V डैश, P1 से लेके I डैश की दूरी V डैश दिख रही है। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है, तो पहली बात आप लोग जानते हैं, इससे पहले एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r, ये फार्मूला कोई पढ़े होंगे आप लोग, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से उसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, n बटे यहाँ पे प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, v डैश, तो n/v डैश माइनस प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1, और ये v डैश किस पे बन रहा है, v डैश पहले पृष्ठ पे बन रहा है, ये दूसरा का पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या मानी गई थी, r1, तो यहाँ पे हो जाएगा n/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r1, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे v की जगह v डैश है, r की जगह r1 है, बस यहाँ पे ये देखना है, v की जगह पे v डैश है, r की जगह पे r1 है इस फार्मूले में, बस ये पुट करना है। तो n/v डैश माइनस 1/u इक्वल n माइनस 1/r1। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जो I डैश है आपका, ये दूसरे वस्तु के लिए क्या करता है, आभासी, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से मिला है, रियल रहता है तो लाइन से, लेकिन इमेजिनरी है तो डॉटेड लाइन से मिलाया गया है। देखिए तो प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यह I डैश का अंतिम प्रतिबिंब V डैश अपने से V दूरी पर बनाता है। अब यहाँ पे इसीलिए ये V दिया गया है, ये अपने से जो प्रतिबिंब बनाता है वो V दूरी पे बनाता है, V डैश दूरी पे नहीं बल्कि V दूरी से, V डैश अपने से V दूरी पे प्रतिबिंब बनाता है। I डैश का अंतिम प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, V डैश पे नहीं बल्कि V पे बनता है, और ये दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश क्या कर रहा है, आभासी प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1/n, और v डैश की जगह पे v रखेंगे, वो क्यों रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और u की जगह पे हम लोग v डैश माइनस t कर लेते हैं, मोटाई, प्रतिबिंब में से मोटाई को घटा लेते हैं तो u की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n बटे v माइनस 1/v डैश माइनस t इक्वल टू, n की जगह पे मैंने क्या बताया, 1/n रखेंगे माइनस 1/r2, यहाँ दूसरे प्रतिबिंब के लिए बात हो रही है, दूसरे पृष्ठ के लिए बात हो रही है। अब यहाँ पे n की जगह पे 1/n क्यों रखा गया है वो आपको समझ में आ जाएगा, इसको पहले समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, तो इतना समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पे n के स्थान पर 1/n लिया गया है, क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, पहले किस में जा रहा था, वायु से लेंस में जा रहा था, वायु से लेंस में जा रहा था तो क्या हुआ था, n लिया गया था, लेकिन अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है, अब लेंस से वायु में जा रहा है, तो लेंस से वायु में जाएगा तो 1/n लेंगे, वायु से लेंस में आएगा तो n लेंगे, एक जस्ट अपोजिट है, लेंस से वायु में 1/n, वायु से लेंस में n, इसलिए यहाँ पे 1/n लिया गया है। तो पतले लेंस के लिए मोटाई t का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। सुनो भाई, अगर आदमी खूब मोटा रहे
तो उसको पतला कहा जाएगा? नहीं। तो जब लेंस पतला है तो उसको मोटा क्यों कहे भाई? तो मोटाई कहाँ है उसमें? जब मोटा रहेगा आदमी तब ना मोटा कहा जाएगा। पतला आदमी को मोटा क्यों कहेंगे? पतले आदमी तो मोटाई है ही नहीं है। तो वैसे ही लेंस मोटा है ही नहीं है, पतला है, तो टी को हम लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। देखते हैं नगण्य मानने के बाद हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, अतः समीकरण 2 से क्या कर देंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/v इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बट्टा v डैश इक्वल टू 1 माइनस n बाई आर टू है। तो इस माइनस को आगे फेंक देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉमन करके n माइनस 1 बटे आर टू। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 1/v माइनस n बाई वी डैश इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस 1 बाई आर टू। ये मान लीजिए समीकरण नंबर आप 3 कर लीजिए इसको। अब समीकरण 1 को 3 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 था आपका ये n बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर वन। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड वाला साइड लेफ्ट हैंड वाले साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड वाला साइड राइट हैंड वाले साइड में जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो n बट्टा वी डैश माइनस 1 बाई यू प्लस, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस n बाई वी डैश इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर वन। ये वाले साइड में ये वाला साइड जुड़ेगा तो n माइनस आर वन, ये प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस n माइनस 1 बाई आर टू हो जाएगा। देखो, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया, सेम चीज़ है। ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू n माइनस 1 बाई आर वन माइनस n माइनस 1 बाई आर टू। तो देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपान में आर वन माइनस 1 अपान में आर टू। n माइनस 1 दोनों में तो कॉमन कर लेते हैं, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान आर वन माइनस 1 अपान में आर टू। अब देखो, यदि वस्तु क्या पे है? अनंत पर है। यदि वस्तु क्या है? अनंत पे, तो एक बात जान जाओ, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। वस्तु अनंत पे मतलब u की वैल्यू कहाँ है? इनफाइनाइट। वस्तु इन्फिनिटी पर रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? u इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 बाई वी की जगह 1 बाई एफ डाल देंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये लेंस से भी हो गया, तो 1 अपान एफ इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपान आर वन माइनस 1 अपान आर टू। यही है आपका फार्मूला। एफ क्या है यहाँ पे? एफ फोकस दूरी है लेंस की, n क्या है? अपवर्तनांक है, आर वन क्या है? पहले पृष्ठ की त्रिज्या, आर टू क्या है? दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो आगे के क्वेश्चंस है वो आपको अभी पढ़ाए नहीं गए हैं। आगे के क्वेश्चंस माने आपका है परमाणु के ऊर्जा स्तर संबंधी ग्राफ ऑफ है, ये सब फ्रैंक हार्ट जी के प्रयोग हैं, तो ये सभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। 2-3 चैप्टर आपका छूटा है तो उससे क्वेश्चन है, तो घबराने कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा जिससे कि आपको न समझ में आए, ये जब आप पढ़ लेंगे तभी मैं कराऊंगा। पढ़ लेंगे तो बहुत आसान लगेगा चैप्टर, और कराने में मजा आएगा। बहुत ज़्यादा लंबा, एक ही 2-2 क्वेश्चन तो उस चैप्टर से पूछ ही रहा है, बकिया तो सब इसी चैप्टर से पूछ रहा है। तो लॉन्ग का अभी 2-3 सीरीज और बनाएंगे, उसके बाद 60 आंसर 3 नंबर 2 नंबर वाला तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। 3 नंबर 2 नंबर तो ऐसे चुटकी पे कपिया पे लिख के हम लोग कर लेंगे, सड़ के। 3 नंबर 2 नंबर में सबसे ज़्यादा लिखने वाला जो काम होता है वो 5 नंबर के लिए होता है, तो 5 नंबर में लिखने वाला काम ज़्यादा, इसलिए 5 नंबर लगाते लगाते आपका काफ़ी सारा 3 का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। 5 नंबर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 3 में भी पूछ लेते हैं, या 5 नंबर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इसी में से 3 नंबर का भी तैयार कर लेते हैं। तो 5 लगाते लगाते आपका 3 का कंसेप्ट, जब 2019 मॉडल पेपर जो हम हल करा रहे हैं इसमें का जब सभी 5 सेट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग 5 सेट के 3 नंबर 2 नंबर पे फोकस करेंगे, और उसके बाद एक दिन बैठते ही हम लोग बहुविकल्पी और 1 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ज़्यादा समय, हम अगर एक सेट कराते तो आपको ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए 5 सेट को हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉन्ग हल करेंगे 5 का, फिर 60 हल करेंगे, फिर 1 नंबर वाला हल करेंगे, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। वीडियो जिसको अच्छा लगता है लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता ही चल रहा है पढ़ाने के अंदाज से कि कितना बेहतरीन मज़ा आने वाला है इस चैनल पे।
अभी तो मौसम आ ही रहा है अपना, ठंड के मौसम में रजाई में खोल के वीडियो देखो, लगाओ सवाल रात भर, मजा आ जाएगा भाई। चलिए, धन्यवाद।